तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हैं। फिर से नए क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आज है डे 8 यानी 8वां दिन है आपका। 1 से 7 दिन के बीच में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास बहुत ही शानदार हुआ था, क्योंकि बहुत ही हर एक टॉपिक को बिल्कुल ऐसे सिंप्लीफाई करके मतलब समझाया था आसान तरीके से। और आज वैसे ही एक और क्लास लेके आए हैं, जो कि आज होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन यानी फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। और इसको भी भाई बहुत बेहतर तरीके से ख़त्म करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बस क्लास को कंटिन्यू रखना, छोड़ के भागोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ अपना जिम्मेदारी समझा रहा हूँ कि भाई मेरे को पढ़ाना है, और तुम लोग पढ़ रहे हो तो ठीक है, तो समझ में आएगा भाई। नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ तमाम चीज़ प्रकाश का अपवर्तन के बारे में मैंने लिख रखा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इसको बहुत ही बारीकी तरीके से समझेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं बच्चों, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना अगर ये क्लास अच्छा लगे तो। और सब्सक्राइब मार लो, लाइक वाइक मार लो। और तो सबसे पहले चलो इसको पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नहीं ताकि भाई इसका टेंटिंग पेंटिंग मेकअप बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा, जो कि आपको फिर बाद में समझने आएगा ही भी नहीं। तो पहले चलो इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो अब इसको चलते हैं, टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं कि है क्या प्रकाश का अपवर्तन, क्या है प्रकाश की चाल, क्या होती है वैज्ञानिक प्रयोग, क्या है तमाम बातें चलिए जानते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं, टॉपिक हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का मैंने परावर्तन पढ़ा था कि अगर कोई एक किरण आ रहा है और वो किरण किसी दर्पण की सतह से टकराता है तो किसी दूसरे साइड मुड़ जाता है। अगर 45 डिग्री पे आ रही है तो मुड़कर कहाँ निकलेगी? 45 डिग्री पर, क्योंकि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। अगर आपतन कोण 90 डिग्री है तो दर्पण से परावर्तन के बाद 90 डिग्री पर ही जाएगी। यानी अगर आपतन कोण 80 डिग्री है, 80 डिग्री पे आ रहा है तो परावर्तित होकर 80 डिग्री से ही निकलेगी। यानी I बराबर R मैंने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन में। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है तो मैं फिगर से समझाता हूँ कि जैसे एक टॉर्च है, टॉर्च को जैसी मैंने लाइट को ऑन किया और लाइट के ऑन किया तो इसका प्रकाश निकलेगा। यानी एक प्रकाश तो निकलेगा नहीं, बहुत सारे प्रकाश, यानी जिसको प्रकाश पुंज कहते हैं, इसमें से बहुत सारे किरण निकलेगा और एक बिंदु पर फोकस होगा। जब यहाँ पे एक क्या है, एक बीकर है। बीकर मतलब चलो एक कांच का मतलब बर्तन है। क्या कांच का क्या बर्तन है जिसमें पानी रखा हुआ है, और वो भी भाई सफ़ेद पानी। सफ़ेद का मतलब स्वच्छ जल। हम जानते हैं कि स्वच्छ जल प्रकाश का एक अच्छा पारदर्शी पदार्थ है, बहुत ही अच्छा। स्वच्छ जल क्या है? प्रकाश को आसानी से पार होने दे देता है, ठीक है, पारदर्शी कहते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये जो लाइट है, एक्चुअली में जब लाइट को मारेंगे, मारना का मतलब फोकस करेंगे यहाँ टॉर्च को, तो यहाँ पे जो आया इस दिशा में, किस दिशा में? इस दिशा में आ रहा है, लेकिन जाना चाहिए था इसी दिशा में ना। जैसे ये आ रहा है तो जाना चाहिए था लंबा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ जैसी इस पानी के सतह पे जैसी पड़ा, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? मुड़ गया ना। जाना चाहिए था किधर? ऐसे डॉट डॉट में कर रहा हूँ, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ऐसे सीधा निकलना चाहिए ना, क्योंकि प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा में। यानी सीधी रेखा यानी सीधी रास्ता, सीधी पथ पे चलती है, ना कि मुड़कर। तो ये जो टॉर्च है, टॉर्च से भी लाइट निकल रहा है। लाइट जब मैंने फोकस किया कहाँ पे? पानी पे, तो ये कांच है, क्या है? कांच है, ठीक है, और ये पानी है। कांच भी
प्रकाश को कांच भी प्रकाश को पार होने देगा, प्रकाश की किरण को, और पानी भी स्वच्छ है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पे मैंने टॉर्च को मारूंगा, फोकस करूंगा, तो ये डॉट डॉट जो है एकदम सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये मुड़ क्यों जा रहा है? ये क्या हुआ? यहाँ सतह से क्या हुआ? मुड़ गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी जिस माध्यम से कोई प्रकाश किरण चल के आ रहा है और एक माध्यम से आ रहा है, जैसे एक माध्यम से, जैसे ये हवा एक माध्यम हो गया, पानी एक माध्यम हो गया, तो हवा से चल के आ रहा है और दूसरी माध्यम में जाएगा और जहाँ से मुड़ जाएगा, जिस रास्ता से मुड़ जाएगा, जैसे यहाँ से आ रहा था और यहाँ से मुड़ गया, तो ये मुड़ी हुई प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी मुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे इसमें देखिए, मैंने 90 डिग्री पर मारा, यानी टॉर्च ये भी था, ये भी प्रकाश का लाइट निकला, 90 डिग्री पर मारा तो 90 डिग्री पर गया, ठीक है। पानी की सतह के लंबवत पड़ती प्रकाश की किरण, ये है कांच का बर्तन, ठीक है। बर्तन गलत लिखा हुआ है, ऐसे कर दो, बर्तन दोनों तरह से किताब में लिखा। हाँ, दोनों तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऐसे कर दो ठीक है, लेकिन ये भी सही है, बर्तन, ठीक है। तो ये था। तो चलिए अब इसको भाषा के माध्यम से जानते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा और बोरिंग नहीं लगेगा भाई, पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैं भाषा से चलता हूँ। तो भाषा क्या कहती है? भाषा तो एक ही चीज़ सिखाती है भैया, पढ़ो। अब देखो, प्रकाश का अपवर्तन में क्या हुआ कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, चाहे टॉर्च हो, चाहे सूरज का लाइट हो, या फिर मोमबत्ती का लाइट हो, ट्यूब का लाइट हो, भैया कुछ भी कर ले लो, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, ये कहाँ से चल रहा है? एक माध्यम है ना, ये हवा क्या है? माध्यम। पानी क्या है? माध्यम, ठीक है। तो एक माध्यम से चलकर, यानी यहाँ से टॉर्च कहाँ आया? यहाँ आया, यहाँ तक चला ना, यहाँ तक लाया, लेकिन इसको निकल जाना चाहिए तब सीधा से, सीधा अपना निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हुआ? ये मुड़ गया, ठीक है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में जाती है, तो अपने पूर्व पथ से, पूर्व पथ मतलब रास्ता, पूर्व मतलब पहले, यानी पहले वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता से क्या होती है? मुड़ जाती है। मुड़ गई ना? क्या बोल रही है कि दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से, तो का मतलब तो अपने पूर्व पथ से, पूर्व का मतलब जो पहले वाला रास्ता है, पथ मतलब रास्ता, पूर्व मतलब पहले, जो पहले वाला रास्ता था, यानी ये वाला है, ये से क्या हो गया? विचलित हो गई और नीचे डाउन हो गया। क्या हो गया? नीचे की ओर। समझ गया रहा? क्या हो गया? नीचे की ओर, यानी अपने पूर्व पथ से विचलित हो गया, यानी मुड़ गया। तो क्या बोलते हैं? मुड़ जाती है। प्रकाश के किरण को, प्रकाश की किरण ही है ना, किरण को इस प्रकार मुड़ जाने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं अगर हाथ से समझाना चाहूँ तो मैं ये लाइट, क्या ले लिया? लाइट। ये कौन सा लाइट? टॉर्च होगा, मोबाइल तो होगा नहीं। टॉर्च क्या होता है? मतलब लगभग ऐसे बेलनाकार का होता है, ठीक है, ऐसे गोल। हालांकि भी बहुत प्रकार के आता है, लेकिन समझ लो सपोर्टेड की ये लाइट है, यानी टॉर्च है। मैं और यहाँ पे रखा हूँ पानी, ठीक है, और वो पानी है सफ़ेद कांच में, या फिर भैया कुछ भी तुम ले लो, लेकिन सफ़ेद हो ताकि पता चले, ठीक है। और पानी भरा हुआ सफ़ेद पानी, मतलब सफ़ेद मतलब स्वच्छ जल। और टॉर्च को मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ डिग्री पे, मतलब एंगल पे इसको मूव कर ऐसे कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये एक एंगल हो गया, जैसे ये हो गया 90 डिग्री एकदम सीधा, इसको थोड़ा सा मूव करके ऐसे मार रहा हूँ। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी, लाइट यानी प्रकाश का किरण, और पानी का जो ऊपर वाला सतह होगा उस पर पड़ेगी, और अपनी जो लाइन, जो पथ होगा, उस पथ से मुड़ जाएगी, कुछ डिग्री मुड़ जाएगी, ठीक है। जो मुड़ी, उस मुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जबकि इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, है कि नहीं, यहाँ से एकदम सीधा, लेकिन निकला नहीं, जबकि यहाँ अपने पूर्व पथ का मतलब जो पहले वाला रास्ता था,
ये पहले वाला रास्ता, और यहाँ से जैसी सतह पे पड़ा, सतह से क्या हो गई, मुड़ गई नीचे, क्या हो गई, मुड़ गई। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। इस मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। जैसा कि ये एक क्या था, कांच का बर्तन था, इसमें क्या है, पानी है, ये क्या है, डॉट डॉट पानी। यहाँ से टॉर्च था, टॉर्च लिखा भी है, टॉर्च, ये भी टॉर्च। ये मैंने पहला में 90 डिग्री मारा, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री मारा तो 90 डिग्री पर ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इसमें दिखाई नहीं देगा कि विचलित हुआ है, ठीक है, दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब इसको एंगल को थोड़ा सा नीचे करेंगे, डिग्री ऐसे नीचे घुमाएंगे, चाहे तो ले लो 65 ले लो, 70 ले लो, 80 ले लो, 90 से कम, 90 से कम और 90 से ज़्यादा, कुछ भी हो, 90 से कम या 90 से ज़्यादा लो, तब पता चलेगा कि प्रतीत होगा कि मुड़ा हुआ, यानी मुड़ गया, यानी अपने रास्ता से क्या हो गया, मुड़ गया। यानी पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा। यानी क्या, देखो हवा कहाँ तक है, ये पानी की सतह से ऊपर ही तक हवा है ना, अब बाकी पानी है, तो ये हवा क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, पानी भी क्या हो गया, माध्यम हो गया, ठीक है। बताएंगे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, वो तो अभी बताएंगे, अगले इधर बताएंगे। लेकिन मान लो कि हवा एक माध्यम है और पानी एक माध्यम है, तो एक माध्यम से कहाँ जा रहा है, दूसरी माध्यम में, और जैसे दूसरी माध्यम में जा रहा है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो रहा है, विचलित हो जा रहा है। विचलित मतलब मुड़ जा रहा है, तो मुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश की अपवर्तन। अब आगे चलते हैं। अब प्रकाश की अपवर्तन हो रहा है, यानी मुड़ रहा है, तो प्रकाश की जो चाल होगा अलग अलग होगा, ठीक है। यानी लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल, क्या लिखा हुआ, प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल। यानी प्रकाश की चाल का मतलब होता है कि प्रकाश का चाल मतलब प्रकाश का अपना गति होता है। प्रकाश दौड़ता है, समझ रहे, प्रकाश क्या करता है, दौड़ता है, यानी चलता है। जैसे मैं यहाँ पे लाइट अभी बंद है, यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो वहाँ पे दिखाई देगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यानी प्रकाश की चाल अपना होगा, क्या होगा, चाल होगा। तो ये तो बात अलग हुआ ना कि जैसे यहाँ पे जाने में समय लगा, यानी इसमें ज़रूर अपना चाल होगा, तब तो जाने में समय लग रहा है ना। यानी अगर कोई मैं जीरो पर खड़ा हूँ, मतलब मेरा चाल ही नहीं है, मैं शून्य हूँ, तो बोलोगा कि वहाँ पे जाओ, क्योंकि मेरा चाल शून्य है, तो वहाँ पे कितना 2 घंटा 3 घंटा कितना भी बोल लो, हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरा चाल शून्य है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा गति से भी चलने लगूँ तो वहाँ पे ज़रूर चाहे तो 5 मिनट में या 10 मिनट में पहुँचूँ या 1 घंटा पहुँचूँगा, क्योंकि मेरा चाल शुरुआत हो चुका है, मतलब मेरा जो त्वरण है वो शून्य न रहकर बढ़ गया है। तो वैसे ही प्रकाश का क्या होता है, अपना चाल होता है, प्रकाश का अपना चाल होता है, और प्रकाश का जो चाल होता है भिन्न भिन्न वस्तुओं में अलग अलग होता है। समझ रहे हो ना, बात समझ में आ रही है। प्रकाश का चाल जो होगा भिन्न भिन्न वस्तुओं में अलग अलग होगी, समझ में आ रहा है। तो अब चलते हैं प्रकाश की चाल क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न। जैसे में हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, पानी में प्रकाश की चाल अलग होगा, कांच में प्रकाश की चाल अलग होगा, समझ में आ रहा है ना। यानी कांच में कितना तेज़ी से प्रकाश दौड़ेगा, पानी में कितना तेज़ी से प्रकाश दौड़ेगा, हवा में कितना देरी से प्रकाश दौड़ेगा, ये सब क्या होगा, अलग अलग होगा। मैं अभी इसको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं। एक होता है कि जो अब बात आती है कि प्रकाश का जो चाल होता है उसको कोई तो ज़रूर मापा होगा, क्या होगा, ऐसा थोड़ी कि कोई भी व्यक्ति आएगा भैया बोलेगा कि ऐसे ऐसे है, प्रकाश का चाल इतना है, पानी में इतना है, मतलब कुछ भी बोल देगा ना। मतलब एक बात था ना कि कुछ भी बोल के निकल गया, मतलब ये नहीं, इसको प्रमाणित किया गया, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रयोग। यानी वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा दिखाया गया कि प्रकाश का चाल कितना कितना होता है, किस में कितना होता है, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रयोग। किसका, चाल की, प्रकाश की चाल के वैज्ञानिक प्रयोग, ठीक है। वैज्ञानिक प्रयोग बहुत सारा है, लेकिन हमारा संबंध किससे है, प्रकाश की चाल से, क्योंकि अभी पढ़ा क्या रहे हैं, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो ये बताया कि इतना होता है, तो कौन क्या है, एक वैज्ञानिक प्रयोग हुआ। यानी वैज्ञानिक ने प्रयोग किया कि हाँ भाई प्रकाश का चाल पानी में इतना होता है, कांच में इतना होता है, हवा में इतना होता है। तो ये क्या किया, प्रयोग किया, और प्रयोग के अनुसार डाटा बनाया। डाटा मतलब जो लिखा, मतलब देखिए ये क्या है, ये है 3 लाख, मतलब तो ये क्या, एक डाटा हो गया, क्या हो गया,
डाटा, बताया कि इतना इतना ऐसे होता है। तो इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक प्रयोग। किसकी? प्रकाश की चाल के वैज्ञानिक प्रयोग। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रयोग में बताया, क्या बताया, वैज्ञानिक प्रयोग में क्या बताया कि प्रकाश निर्वात या शून्य, निर्वात या शून्य दोनों एक ही है। ठीक है, निर्वात यानी, निर्वात का मतलब जिसमें वायु ना हो, बताए थे जिसमें वायु ना हो, क्या हो? वायु ना हो। या शून्य का मतलब जिसमें वायु एकदम ना हो, जैसे बताए थे ना, जैसे ग्रेविटी के बारे में 9th में पढ़ा रहे थे। ग्रेविटी में बता रहे थे कि जो एक वायु में और एक निर्वात में वस्तु को गिराया जाएगा तो वस्तु सबसे पहले, हाँ, मतलब कि कहाँ पे सबसे पहले नीचे कब गिरेगी? निर्वात में कि ऐसे, मतलब ये में बताया था ना कि एक जैसे रुआ है और एक मतलब ऐसे जैसे एक, क्या बोलते हैं, मेटल है, और निर्वात में दोनों चीज़ को एक बार छोड़ने पर क्या होता है कि दोनों समान ही गिरेगा। ठीक है, निर्वात में। लेकिन वायु में जब आएगा तो सबसे पहले लोहा गिरेगा, यानी मेटल गिरेगा, बताए थे। तो निर्वात का मतलब जिसमें हवा ना हो। ठीक है, तो प्रकाश, निर्वात या शून्य, या बोल सकते हैं या मुक्त आकाश। मुक्त आकाश का मतलब, आकाश का मतलब, आकाश का मतलब जिसमें हवा, तो बोल रहा है मुक्त आकाश। मुक्त आकाश का जिसमें हवा ना हो। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रकाश, प्रकाश किस में? तो निर्वात या शून्य, निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश तीनों एक ही है। समझ में आ रहा है ना? में तीव्र गति से चलता है, लगभग कितना? लगभग कितना? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब निर्वात में अगर हवा नहीं है, हवा को शून्य किया कर दिया जाए, शून्य का मतलब 0 कर दिया जाए, तो उसमें प्रकाश जो चलेगी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में, जो आप घड़ी के समय में देखते हो ना, छक 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 करता है, तो 1 सेकंड जैसे यहाँ से यहाँ हुआ, उतना में 3 लाख किलोमीटर चल देगा भाई प्रकाश। सोचो मतलब कितना, मतलब तेज़ी से चल रहा है। समझ में आ रहा है कितना तेज़ी से चल रहा है? 3 लाख किलोमीटर चलेगा। समझ में आ रहा है ना? 3 लाख किलोमीटर कितना होगा? समझ में आ रहा है ना? यानी ये जो धरती भी है ना, पूरा अगर राउंड कर लोगे तो 3 लाख किलोमीटर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें उतना मतलब ऐसे तेज़ी से क्या हो रहा है? चल रहा है। अब सोचो कि जो सूरज के प्रकाश होता है उसको धरती पे आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। तो सोचो कि 1 सेकंड में इतना चल रहा है 3 लाख किलोमीटर, तो सोचो कि धरती से सूरज की दूरी कितना होगा? समझ में आ रहा है? धरती से सूरज की दूरी कितना होगा? अब निकालने के लिए है तो पता है क्या करो, इसको लगभग गुना कर लो। जैसे 8 मिनट 20 सेकंड को पूरा सेकंड में बदल लो और उतना इसमें गुना कर लो। समझो कि इतना दूरी है, लगभग कितना, इतना दूरी है निकालने के लिए। बता, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी 8 मिनट 20 सेकंड को क्या करो, पूरे के पूरा सेकंड में बदलो। 8 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो कितना होगा? 8 से 48 यानी 480 सेकंड, और प्लस में 20 सेकंड यानी 480 हो जाएगा 500। 480 यानी 500 सेकंड। 500 से इससे गुना करो, इसमें कितना होगा? 500 से इसमें से गुना करोगे, समझो कि इतना डिस्टेंस है लगभग में, मतलब बता रहे, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इतना आप कर सकते हो, ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, बाकी इस अलग टॉपिक। तो ये था कि प्रकाश, निर्वात या शून्य, या फिर बोल सकते हैं या मुक्त आकाश में जिसमें हवा ना हो, क्या चलती है? में तीव्र गति लगभग कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड क्या स्पीड से चलती है। यानी 1 सेकंड में, प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 3 लाख दौड़ेगी। कितना दौड़ेगी? 3 लाख किलोमीटर। समझ में? 3 लाख मीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये था। तो वैज्ञानिक प्रयोग जो है, वैज्ञानिक ने देखा, प्रयोग किया कि अगर हवा को शून्य कर दिया जाए तो प्रकाश की चाल जो होगी वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी हवा में, सॉरी निर्वात में, हवा में नहीं। अब आते हैं, अब क्या आते हैं? अब देखिए, पहला तो ये हो गया प्रकाश की चाल, निर्वात में कितना? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आता है, अरे भाई मंगलसूत्र इधर गिर गया, देखो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें है कि वायु में, ठीक है, स्टार मारा हुआ है यहाँ पे, देखिए वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी ही कम होती है, परंतु व्यवहार में हम बराबर मान लेते हैं। यानी निर्वात में कितना था? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चल रहा था? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में चल रहा था 3 लाख किलोमीटर।
तो ये था निर्वात में, यानी जब हवा को शून्य कर दिया जाए तब, यानी शून्य मतलब जीरो, हवा न रहे तब इतना चलेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। लेकिन व्यवहार का मतलब हम बोल चाल की भाषा में बोलते हैं कि हवा में भी लगभग उतना ही चाल से चलती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन व्यवहार में बोलते, व्यवहार मतलब बोल चाल की भाषा में। लेकिन बात क्या है कि कम चलती है। कितना? थोड़ा ही कम। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा ही कम चलती है। इसका डाटा आपका बुक में नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन थोड़े से कम। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे थोड़ी ही कम मतलब बहुत ही कम। ठीक है। और व्यवहार में बोलचाल की भाषा बोलते हैं कि लगभग सेम चलता है। निर्वात में और हवा में दोनों में लगभग सेम चलता है। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद आता है पानी। क्या आता है? एक आया निर्वात, पहल का। ठीक है, पहल का। दूसरा आया क्या? वायु। तीसरा आया पानी। निर्वात और वायु में बोलचाल की भाषा में बोलेंगे कि प्रकाश की चाल सेम है। ठीक है, लेकिन पानी में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? 2 लाख, यानी 1 लाख सीधा कट गया। कितना? यहाँ पे 3 लाख था ना, यहाँ पे 1 लाख खत्म हो गया। क्या कितना हो गया? 2,25,000 किलोमीटर। यानी 3 लाख में से 2,25,000 घटाएंगे तो कितना? 75,000 बचेगा। ठीक है, यानी निर्वात से पानी में यानी -75,000, यानी -75,000 करेंगे तो पानी का प्रकाश की चाल निकल जाएगा। यानी पानी में प्रकाश की चाल लगभग कितना? लगभग, एग्जैक्ट डाटा नहीं, एग्जैक्ट का मतलब पूरा नहीं, लगभग कितना होता है? लगभग। यहाँ पे भी है ना लगभग, ना एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है, लगभग में। ठीक है, लगभग में मतलब इतना ही होगा, लगभग आसपास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जैसे यहाँ पे, हाँ, पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा? लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी पानी में जो प्रकाश होगा, यानी 1 सेकंड में कितना तय करेगा? 2,25,000 किलोमीटर तय करेगा। लेकिन हवा में बोलचाल की भाषा में सेम, लेकिन अगर किताबी भाषा से देखा जाए तो थोड़ा सा कम। ठीक है, आगे मैं डाटा लिख दूंगा, बता दूंगा कि हालांकि किताब में आपका मेरा नोट्स में नहीं था, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, ज़रूर बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब आता है कांच में, चौथा में कांच मतलब ये कांच है ना, कांच का बर्तन है ना, कांच में। ठीक है, कांच में भी प्रकाश चलता है। समझ में आ रहा है ना? कांच। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल लगभग कितना? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 2 लाख। यानी कांच में प्रकाश का चाल जो होगा लगभग कितना? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। हवा में तो उससे थोड़ा सा कम, किससे? प्रकाश निर्वात से थोड़ा सा कम, लेकिन बोलचाल की भाषा में सेम। और निर्वात में यानी आकाश नहीं रहे, आकाश का मतलब हवा नहीं रहे, हवा शून्य कर दिया जाए तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये था आपका प्रकाश की चाल, जो कि वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा ऐसे दिखाया गया। समझ में आ रहा है ना? तो अगर पूछेगा कि प्रकाश की चाल वैज्ञानिक प्रयोग से क्या समझते हैं, तो लिख देंगे कि प्रकाश की विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल को गणना करना ही क्या है? वैज्ञानिक प्रयोग है। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को गणना मतलब पढ़ना, अध्ययन करना, अलग अलग ऐसे डाटा निकालना ही क्या है? वैज्ञानिक प्रयोग है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो हवा जो है, अब भाषा में लिख रहे हैं। ठीक है, अब भाषा में हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व अधिक है। यानी हवा में ज़्यादा प्रकाश चलता है कि पानी में? बोलो, हवा में प्रकाश ज़्यादा तेज चलेगा कि पानी में? हवा में प्रकाश ज़्यादा तेज चलेगा या पानी में? अरे अभी तो लिखे ना, पानी में चल रहा है 2,25,000 किलोमीटर और हवा में चल रहा है लगभग उतना ही 3 लाख थी। यानी हवा में ज़्यादा चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा ना, पानी में कम। तो यहाँ पे लिखा है हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है। यानी पानी का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, लेकिन होना चाहिए किसको? हवा में, क्योंकि हवा में ज़्यादा चल रहा है।
चल रहा है ना। हवा में क्या चल रहा है, प्रकाश ज़्यादा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पानी का प्रकाशिकीय घनत्व ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे लिखिए, देखो लिखा हुआ है कि जिस माध्यम का प्रकाशिकीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। यानी कहने का मतलब कि प्रकाशिकीय घनत्व उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश का चाल कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो। हवा में प्रकाश की चाल तेज है लेकिन पानी में कम है, तो जिसमें कम होता है, किसी की अपेक्षा कम होता है, उसी को बोलते हैं प्रकाशिकीय घनत्व। समझ में आ रहा है ना। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना हो रहा है, लगभग 3 लाख, क्योंकि सेम है ना, यहाँ पे लिखा होगा वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी कम होती है, लेकिन व्यवहार में हम बराबर मानते हैं। लिखा हुआ ना, बराबर मानते हैं। व्यवहार का मतलब बोलचाल की भाषा में बराबर मानते हैं। यानी मान लो मोटा मोटी कि हवा में भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, लेकिन पानी में 2,25,000 प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है। तो हवा की अपेक्षा, मतलब हवा यानी ये हवा और ये क्या है, पानी। तो ये हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशिकीय घनत्व क्या होगा, अधिक होता है। क्या होगा, अधिक। क्यों अधिक होगा, क्योंकि किसी की अपेक्षा किसी में अगर प्रकाश कम चलता है तो उसी को उसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है। जिसमें प्रकाश स्लो चलेगा उसका प्रकाशिकीय घनत्व अधिक होगा, और जिसमें प्रकाश कम चलेगा उसका प्रकाशिकीय घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। उल्टा बोल दिए क्या। जिस माध्यम में, जैसे हवा क्या है, माध्यम है, पानी क्या है, माध्यम है, कांच क्या है, माध्यम है। अगर हवा में प्रकाश की चाल तेज चल रहा है तो उसका प्रकाशीय घनत्व कम होगा। समझ में आ रहा ना। हवा में प्रकाश की चाल तेज चल रहा है लेकिन उसका प्रकाशिकीय घनत्व कम होगा किसी के अपेक्षा में जब कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हवा है, समझिएगा ये हवा है, ये पानी है। तो पानी में प्रकाश की चाल तो कम चलता है, प्रकाश की चाल कम होता है, हवा में तेज होता है, क्योंकि हवा में लगभग व्यवहार में बोलते हैं कि बोलचाल की भाषा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है, और पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग। तो हवा में तेज चल रही है, पानी में कम चल रही है। तो जो जिसमें तेज चलेगी उसकी अपेक्षा जिसमें कम चलेगा उसका प्रकाशिकीय घनत्व अधिक होगा, और जिसमें तेज चलेगा उसका प्रकाशीय घनत्व कम होगा। ठीक है। और जिसमें कम चलेगी, प्रकाश की चाल कम होगा, उसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा। ज़्यादा मतलब अधिक। तो ये लिखा हुआ है कि हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशिकीय घनत्व अधिक है। अब फिर इसी में लिखा हुआ वायु की अपेक्षा, यानी वायु यानी हवा की अपेक्षा पानी प्रकाशिकीय सघन माध्यम है। सॉरी, प्रकाशिकीय नहीं, जैसे लिखा हुआ वायु की अपेक्षा, वायु यानी हवा की अपेक्षा पानी जो है, पानी क्या है, प्रकाशता क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम, समझ में आ रहा है। सघन माध्यम का मतलब होता है जिसका प्रकाशिकीय घनत्व अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। यानी जिसमें प्रकाश कम चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, सघन। समझ में आ रहा है ना। प्रकाश जिसमें कम चलता है उसको क्या बोलते हैं, सघन, और जिसमें ज़्यादा चलता है उसको क्या बोलते हैं, विरल। तो ये बताओ, टॉर्च यहाँ से यहाँ तक आया, यानी हवा में चल रहा है, तो ये टॉर्च जो क्या हुआ, इसका टॉर्च का लाइट जो है, लाइट यानी प्रकाश तय करता है, यानी जो टॉर्च, जैसे टॉर्च से लाइट निकला तो लाइट कहाँ तय कर रहा है, अभी कहाँ पे चल रहा है, हवा में चल रहा है ना। तो हवा में इसका चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग। ठीक है। लेकिन जैसे ही आया पानी में तो पानी क्या हो गया, सघन, क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, कम चलता है। क्या चलता है, कम चलता है। और जिस माध्यम में प्रकाश कम चलता है उसका सघन क्या प्रकाशिकीय घनत्व अधिक होता है। तो क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ आया तेजी में, लेकिन यहाँ क्या स्लो हो गया। क्या हो गया, स्लो। और स्लो हो गया तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। क्या हो गया, अपवर्तन। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम समझ में आया। विरल माध्यम क्या होता है, हवा, और सघन माध्यम पानी। हवा और पानी ले लें। अगर हवा और पानी में विरल माध्यम क्या कौन हो जाएगा, हवा, और सघन माध्यम पानी। और बोले पानी और कांच में सघन माध्यम कौन होगा, विरल माध्यम कौन होगा। तो पानी की अपेक्षा कांच में कम चलता है। देखो कांच में सबसे कम है ना, पानी में ज़्यादा है। तो पानी में ज़्यादा चल रहा है तो इसका प्रकाशीय घनत्व क्या होगा,
कम होगा ना। जिसमें ज़्यादा चल रहा है उसमें कम, और जिसमें कम चल रहा है उसमें ज़्यादा। तो बताओ पानी विरल माध्यम बन जाएगा या फिर कांच विरल माध्यम बन जाएगा? पानी बनेगा, क्योंकि पानी में ज़्यादा चल रहा है ना। क्या बोल रहे, हवा में चल रहा है ज़्यादा तो विरल माध्यम, अब पानी में कम चला तो सघन माध्यम। समझ में रहा ना। अब आया पानी, ये तो हवा और पानी था, अब पानी और कांच में ले लिए, पानी और कांच में, तो पानी में तेज चल रहा था, ये हो गया विरल, और कांच क्या हो गया, सघन। समझ में रहा है ना, बात समझ में आ रही है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे पहला था हवा और पानी, तो हवा में प्रकाश तेज चल रही थी और पानी में कम चल रही थी। हवा में लगभग बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ सॉरी घंटा बोले, प्रति सेकंड, और पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हवा में आपको उसकी तेज़ चल रही है प्रकाश, और पानी में कम चल रही है। तो हवा में प्रकाश की चाल तेज़ है और पानी में कम है। तो पानी में कम है तो इसका क्या होगा, प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा। प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और जिसमें तेज चलता है प्रकाश उसका कम होगा। तो हम बोले कि हवा और पानी, हवा क्या है, विरल है या सघन है? तो हवा में क्या हो रहा है, प्रकाश तेज चल रहा है तो क्या होगा, विरल, और पानी में कम चल रहा है, इसको बोलेंगे सघन। तो हवा और पानी की बात हो गया। अब आता है पानी और कांच की बात। तो पानी में तेज चलता है और कांच में कम चलता है, तो पानी बन गया विरल माध्यम, क्या हो गया, विरल, और कांच क्या बन गया, सघन माध्यम। समझ में आ रहा है ना। तो ये था, समझ में आया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, हवा की अपेक्षा पानी का क्या होगा, प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता सघन माध्यम है। यानी वायु की अपेक्षा, यानी पानी क्या हो गया, प्रकाशता सघन माध्यम। ठीक है, अब आते हैं पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता क्या हो गया, विरल माध्यम। यानी वही बात हो गया कि पानी हो गया सघन तो वायु क्या हो गया, विरल। तो वायु की अपेक्षा पानी क्या हो गया, सघन माध्यम था, पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम। समझ में रहा है ना, उल्टा। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा, अब आता है पानी और कांच, क्या आ गया, कांच। तो पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता क्या हो गया, सघन माध्यम में। बताया ना कि पानी में क्या होगा, तेज चलेगा, कांच में स्लो। तो जिसमें तेज चलता है वो होता है विरल हो जाता है, जिसमें स्लो चलता है वो सघन। तो कांच पानी में तेज चल रहा था ना, कांच में देखो, कांच में 2 लाख और पानी में 2,25,000 ज़्यादा है ना। तो पानी में तेज चला और कांच में स्लो, तो पानी क्या हो गया, विरल, और जिसमें कम चलता है वो सघन। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या क्या, पानी की अपेक्षा कांच, अपेक्षा मतलब समझ आ रहा है ना, इसकी अपेक्षा वो बोला, यानी पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता क्या हो गया, प्रकाशता मतलब प्रकाशता, यानी प्रकाश जो चल रहा है क्या हो गया, सघन माध्यम। क्या हो गया, सघन। यानी प्रकाश जो चलेगा वो किस माध्यम में चलेगा, तो सघन माध्यम। सघन माध्यम कौन हो गया, कांच, क्योंकि कांच में कम चल रहा है प्रकाश। ठीक है, माध्यम। फिर या का मतलब एक और उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि कांच की अपेक्षा पानी क्या होगा, विरल माध्यम। अगर कांच हो गया सघन तो पानी हो गया विरल। समझ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। यानी समझ में आ रहा है ना, यानी जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, कम जाएगा। तो ये था, जैसे आप कभी बाइक या फिर कुछ ड्राइविंग किए होंगे, जैसे कार या टेम्पो या फिर कहीं भी मतलब जाते होंगे, तो जब रोड से जा रहे हैं तो रोड में क्या हो जाता है, पेड़ पौधा ज़्यादा आ जाता है, या फिर घर उर आ गया, मतलब गांव आ गया, तो लिखा रहता है सघन आबादी। मतलब सघन आबादी मतलब इसमें बहुत सारा ज़्यादा आबादी है, इसमें आप इस रास्ता से स्लो जाइए। समझ में रहा है ना। देखना कहीं पे बोर्ड पे आप लोग देखिएगा, कहीं पे लिखा रहेगा, जैसे बोर्ड पे लिखा रहेगा सघन आबादी, मतलब सघन मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है या फिर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है, इसलिए इस रोड से
यहाँ से आप स्लो कर दीजिए, गाड़ी को क्या करिए, स्लो कर दिए। हो सकता है मान लीजिए जंगल है, आप तेज़ चल रहे हो और जंगल से मान लीजिए रोड पे ऐसे कोई पार कर गया, कुत्ता या फिर बिलाई या फिर मतलब कि कुछ भी हो, मतलब जानवर, और उसको धक्का मार दिए तो ये हो जाएगा। इसलिए आप स्लो चले ताकि किसी का जान का नुकसान ना हो। तो जैसे सघन आ गया तो अब क्या किए, स्लो कर दिए। क्या कर दिए, स्लो। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाता है, स्लो। अब विरल माध्यम में जहाँ पर एकदम खुला एरिया था, आप उड़ाओ भाई जितना तेज़ उड़ाना चाहते हो, ठीक है। तो विरल माध्यम में बहुत तेज़ी से चल सकता है प्रकाश, और सघन माध्यम में स्लो। समझ में रहा ना, ठीक। और जिस माध्यम में प्रकाश कम चलती है उसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है। समझ में रहा, जिस माध्यम में प्रकाश कम चलती है उसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है। तो ये था आपका कुछ इस तरह से टॉपिक। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, यानी प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, उस नियम में क्या क्या आएंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ पढ़ने वाले हैं। और तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा सा मतलब गला ऐसे बैठने लगता है। तो बाकी आई होप कि मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतना जो मैंने समझाया आपने समझा होगा। और नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते हैं उसको उतारते जाइएगा। और इसके बाद मैं इसको फिर मिटा उतर के फिर आगे टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। इसमें 2 नियम पढ़ते हैं जो कि यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है। फिर प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और नहीं लिए होंगे तो भाई आप बैक करके आप ले सकते हो। चलिए इसको फटाफट समझाते हैं और देखते हैं कि है क्या। जैसे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या में व्याख्या का मतलब इसके बारे में चर्चा करना ही पूरा व्याख्या ही हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा ये क्या हो गया, व्याख्या। अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम में आता है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, भाई पूरा छाप देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब चलते व्याख्या में चलते। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या जिसमें होता है 2 नियम आता है। किसमें, प्रकाश के परिवर्तन में भी 2 नियम आता था, इसमें भी 2 नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। उसमें भी पढ़े थे, हालांकि उसमें अपवर्तित नहीं था, क्या था, परावर्तित। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, पूरा एक ही क्या समतल में, ठीक है, समझ रहे, एक ही क्या समतल में। तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक समतल में होता है, ये था, ठीक है। उसके बाद सेकंड में किन्हीं खास रंग का प्रकाश तथा किसी खास 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन, इसको बोलते हैं ए साई इन साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी ए बी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेह का नियम भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि आप करने लिखा हुआ है आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की साइन यानी आई, और अपवर्तन कोण की साइन यानी ज्या, जिसको बोलते हैं आर, इसके बराबर होता है एक माध्यम होता है जिसको माध्यम म्यू लिखते हैं, या म्यू, ऐसे म्यू लिख देते हैं। ये म्यू क्या है, एक अपवर्तनांक है, माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है, जिसे लिखा हुआ कि खास रंग का प्रकाश तथा किसी खास 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या जिसको बोलते हैं साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या जिसको बोलते हैं साइन, ज्या यानी साइन इंग्लिश में, का अनुपात का एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पूछेगा कि माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम लिख देना है। अगर ये पूछेगा कि स्नेह का नियम किसे कहते हैं, तो यही लिख देना, सेकंड वाला ही लिख देना, पूरा छाप देना। यहाँ पे लिखा हुआ अर्थात में, यहाँ पे देखिएगा अर्थात में लिखा हुआ, अर्थात मतलब ये वाला चाहिए, ये वाला लिखा हुआ साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी साइन आई बट्टा साइन आर बराबर होता है म्यू। म्यू क्या है, लिखा हुआ जहाँ म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है, क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। आगे चलते, इसमें फिर पढ़ते हैं
आपतित किरण, जो जानते कि आपतित किरण जो आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, आपतित किरण ये आया और इस सतह पे टकराया और टकराने के बाद ये मुड़ गया, और जहाँ से मुड़ा उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और इस पे एक अभिलंब खिंचा हुआ है, और तीनों क्या है, अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपतित किरण क्या है, तो आपतित किरण जो आती है, ठीक है, यहाँ पे दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी दो माध्यमों को अलग कर रही है, यानी एक ई माध्यम है, एक ई माध्यम है, दो माध्यमों को ये क्या कर रही है, अलग कर रही है, अलग, यानी एक माध्यम ऊपर सघन और नीचे पानी है, मतलब कांच है तो विरल, अगर हवा है तो सघन, कांच है तो विरल, क्योंकि जानते ऊपर है विरल माध्यम और नीचे कांच है तो सघन, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है, जिसका सघन बोलते हैं, आज इसमें प्रकाश की चाल तेज चलती है उससे विरल करते हैं। तो ये हो गया ऊपर विरल, ये हो गया सघन कांच। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये सतह जो है क्या करती है, दो माध्यम को अलग करके रखी है ना, अलग, और इसी सतह पर क्या कर रही है, पड़ रही है, आपतित किरण क्या हो रही है, पड़ रही है। तो यही लिखा हुआ है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे, जहाँ पे ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है, यानी ये जो आपतित किरण ये वाला यहाँ पे आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली यानी ए बी क्या है, अलग कर रही है दो माध्यमों के, ऊपर क्या हो गया, विरल, और नीचे क्या है, सघन, यानी सघन, विरल और सघन को क्या कौन अलग करके रखा है, ए बी। ठीक है, ए बी क्या हो गया, सतह हो गया। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर, यानी इस सतह के जिस बिंदु, यानी इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी एक सतह है और उस सतह क्या कर रहा है, सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग करके रखा है, और उसी सतह पे आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ताकि प्रकाश का परावर्तन में भी पढ़ा चुके ये सब। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड में अभिलंब। अभिलंब क्या है, तो अभिलंब ये है कि सतह पे यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, दो माध्यमों को अलग करने वाली बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली बिंदु पर खींचे गए, यानी ई बिंदु पर खींचे गए लंब, यानी डॉट डॉट जो क्या हुआ है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, क्या है, अभिलंब। इसको मान लीजिए कि आप इसको लिख दीजिए, इसको एम लिख दीजिए। ठीक है, तो एम एन क्या है, अभिलंब हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई, यानी एक माध्यम से आया विरल से और यहाँ टकराया, टकराने के बाद दूसरे माध्यम में क्या हो गया, कांच क्या हो गया, दूसरा माध्यम, जिसको बोलते हैं सघन। ठीक है, कांच क्या हो गया, दूसरा माध्यम। दूसरे माध्यम में जो जाती है, टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जो जाती है किरण, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित। यानी अपवर्तित किरण क्या है कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब आता है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। ठीक है, अगर कहेंगे कि अपवर्तित किरण कौन है, तो ये हो गया क्यू, आई हो गया आर, यानी क्यू आर क्या हो गया, अपवर्तित। अभिलंब कौन हो गया, तो एम एन, एम ये ऊपर लिख दो, एम पहले होता है ना, ये एन। अगर कहेंगे कि अभिलंब क्या है, तो एम एन, अभिलंब हो गया। आपतित किरण, तो यहाँ से क्यू और ये आर, यानी ये हो गया अपवर्तित किरण, सॉरी क्यू आर अपवर्तित। और बोलेंगे कहा गया आपतित किरण, तो आपतित कौन है, पी और क्यू, कौन हो गया, पी क्यू, क्या बोलेंगे, पी क्यू। आपतन बिंदु कौन होगा, क्यू है ना, क्यू। आप बोलेगा आपतन कोण, तो आपतन कोण कहाँ बन रहा है, यह ना बन रहा है ना, क्या बोलेंगे, पी क्यू एन, क्योंकि कोण हमेशा बीच में रहता है, तो बोलेंगे एंगल पी क्यू एम, क्या हो गया, आपतन, यानी पी क्यू एम बराबर आई, यही ना है, आई ना है। तो आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपतित किरण, यानी आपतित किरण ये वाला यहाँ तक आपतित किरण, यानी पी क्यू क्या है, आपतित किरण, पी क्यू क्या, आपतित किरण, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु कौन,
ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना है आई, तो उसी को क्या बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, एंगल पी क्यू एम बराबर आई, पी क्यू एम बराबर आई। और अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण कौन है, कौन है बताओ, कौन हो जाएगा, आर क्यू एन, आर है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल आर क्यू एन बराबर आर डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसको क्या बोलेंगे अपवर्तन कोण, यानी अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या बोलेंगे अपवर्तन कोण, जिसको एंगल आर क्यू एन बराबर आर। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या पूरा। आई होप कि समझ में आया होगा। और इसके आगे थोड़ा से 2 पॉइंट और है वो भी देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट और वो भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आज का क्लास का लास्ट टॉपिक है। ये जो आपने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या में ही ये 3 टॉपिक यानी 3 पॉइंट है जो कि हम देखेंगे फटाफट। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं ये है क्या, 3 क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, बाकी जो पढ़े हो वही है इसमें। ये 3 जो अभी देखे नया इसमें है कि आपतन कोण आई से अपवर्तन कोण आर छोटा है, यानी आई जो है बड़ा है और ये आर, यानी बड़ा किसकी ओर, जो मुंह खुला है वो किधर है, बड़ा, जो मुंह खुला रहता है वो क्या होता है बड़ा। यानी क्या लिखे, ये लिखे आई और ऐसे करिए और ये कर दिए आर, यानी आई क्या है बड़ा है। आपतन कोण आई से अपवर्तन कोण छोटा, यानी आर क्या है छोटा और आपतन कोण क्या है बड़ा, यानी आई बड़ा है और आर छोटा हो तो क्या होगा, क्या होगा अर्थात का मतलब ये वाला क्या होगा। तो देखिएगा, प्रकाश की किरण वायु, जिसको क्या बोलते हैं प्रकाशता विरल माध्यम, वायु क्या है विरल माध्यम, से कांच यानी प्रकाशता सघन माध्यम, यानी प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती कहने का मतलब, अगर ये है जैसे मैं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, वहाँ से ये लो तो रफ करने वाला, जैसे हाँ छोड़िए, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रकाश की किरण से आपतन कोण ये हो गया। ठीक है, और ये क्या है हवा में, यानी प्रकाशता विरल माध्यम में, से कांच में, यानी कांच में जा रही है, क्या जा रही है कांच में, सघन माध्यम, यानी कांच क्या हो गया सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये जो है देखो, ये जो है क्या हो रहा है अभिलंब की ओर नहीं मुड़ रही है, यानी नहीं आ रही है अभिलंब से। देखो ये अभिलंब से कितना दूर है कि नहीं, लेकिन ये अभिलंब से कितना भीरी आ गया, यानी अभिलंब की ओर, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ने का मतलब अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। जब आपतन कोण आई बड़ा है कि नहीं, कितना बड़ा है कि नहीं, और आर कितना छोटा है, यानी आई देखिए कितना बड़ा है, आई कितना है बहुत बड़ा, लेकिन आर कितना है छोटा है ना, कितना छोटा कोण बन रहा है ना। तो अगर आई बड़ा हो और आर छोटा हो तो ये अपवर्तित किरण जो होगा क्या होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी नज़दीक आएगी। यही बोल रहा है कि आपतन कोई आई से अपवर्तन कोण आर छोटा हो, यानी अपवर्तन कोण छोटा हो आपतन कोण बड़ा हो तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण यानी वायु मतलब समझाने के लिए दिए हैं, प्रकाशता विरल माध्यम से कांच, प्रकाशता सघन माध्यम, यानी प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जो कि अभिलंब की ओर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है कि आपतन कोण आई से अपवर्तन कोण आर बड़ा हो, यानी आई छोटा हो जाए और आर बड़ा हो जाए। ये जो मुंह जो खुला रहता है जाने वो क्या होता है बड़ा, तो मुंह आर दिन खुला है ना, तो आर बड़ा। अगर आर बड़ा हो जाए तो आई क्या हो जाएगा छोटा। जब आर छोटा हो रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, और आर बड़ा हो जाएगा तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। क्या चला जाएगा दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि प्रकाश की किरण कांच, प्रकाश किरण क्या है? कांच, जिसको प्रकाशता क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। यहाँ पे लिखा हुआ था कांच प्रकाशता सघन माध्यम, यानी सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है? विरल माध्यम। विरल यानी हवा में। प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर हटने का मतलब फैलते जाएगा। क्या हो जाएगा? फैलते जाएगा। अगर इसको मान ले हम, इसको मान ले आर क्या मान ले? आर इसको मान ले आई, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये है क्या? आई, तो ये क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा ना, तो आई विरल हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा? सघन। तो वही तो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? प्रकाश की किरण कांच यानी सघन माध्यम, यानी सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में। सघन माध्यम से किधर जा रही है? विरल माध्यम। विरल यानी हवा में, लेकिन सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल में। तो क्या बोल रहा है कि अभिलंब से दूर हटते जा रही है। क्या हटते जा रही है? दूर। हालांकि ये वाला भी उल्टा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला क्या करना है? उल्टा। जैसे ये जा रही है, ये कहाँ जा रही है? इधर। तो अभिलंब से क्या हो रही है? दूर भाग रही है ना। इसको उल्टा पढ़ेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए, एक उसे समझे ना, कि जैसे आई अगर दूर है, ज़्यादा कौन बना रहा है, तो आर बहुत नज़दीक कौन बनाएगा? बहुत छोटा बनाएगा, यानी अभिलंब से पास में। अगर कोई किरण है और सघन माध्यम से जाकर विरल माध्यम में जाता है, तो अगर उसका कोण छोटा है तो उधर विरल माध्यम में जाते जाते क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वही बात कर रहे हैं, यानी प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दो को पॉइंट था। उसके बाद ये बच गया, अरे रुक जा भाई, हाँ, ये जो हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत, क्या पता, सतह पर लंबवत पड़ती है, तो वह बिना मोड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधा निकल जाती है। यानी कहने का मतलब, अगर ये है, ये क्या है? सघन, आइए मान लो क्या है? विरल। और एकदम लंबवत पड़ रही है तो बिना मोड़े नीचे निकल जाएगी, जो कि सबसे शुरू बार में ही बताए थे कि दो टॉर्च वाला बताए थे आपको, कि एक टॉर्च में थोड़ा सा एंगल से, यानी थोड़ा सा एंगल को झुका कर मार रहे थे तो क्या मुड़ रहा था, एकदम सीधा 90 डिग्री पर मार रहे थे तो सीधा एकदम जा रहा था। तो वही है कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ने वाली पड़ती हो, तो वह बिना मोड़े अर्थात बिना अपवर्तन के, जब मुड़वे नहीं करेगा तो अपवर्तन नहीं होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगी। यानी सीधे मारोगे तो सीधे निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका आज का क्लास, यानी डे 8, यानी पूरा भी फिजिक्स में 8 क्लास पढ़े हैं, जिसमें 7 क्लास पढ़ ली हैं आपका प्रकाश का प्रवर्तन, और 1 क्लास अभी चल रहा है प्रकाश का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्लास यानी डे 9 में क्लास 2 में पढ़ेंगे, क्लास 2 इसका प्रकाश का प्रवर्तन क्लास 2 में पढ़ेंगे। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन क्या है, इसके बारे में तमाम बातें जानेंगे और टॉपिक जानेंगे और पॉइंट जानेंगे। तब तक लिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, और आई होप कि अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। और ऐसे ही आप लोग भी बने रहो चैनल पे, पढ़ते रहो, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आने वाला हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतने ही रखते हैं। आई होप कि अच्छा लगा हो। तो आज की क्लास, जय हिंद।